गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 पाठ 11 भारत की न्यायपालिका, जिसमें आज हम हाईकोर्ट की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हाईकोर्ट की रचना किस प्रकार से होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के विचार विमर्श करके करता है। उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उससे संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श भी किया जाता है, चर्चा विचारणा भी की जाती है। उसके बाद ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। वास्तव में राष्ट्रपति अर्थात प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार व्यवहार करने वाला राष्ट्रपति अभिप्रेत है, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अनुशासनहीनता अथवा भ्रष्टाचार तथा अकार्यक्षमता के कारण राष्ट्रपति असंवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार संसद में महाभियोग की कार्यवाही पूर्ण करने तथा आरोप सिद्ध होने पर से हटा सकता है। यानी कि अगर ये सब आरोप उस पर सिद्ध हो जाए तो उसे उसके पद से हटा भी सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का किसी भी राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है, उसे किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या एक समान नहीं होती है, सभी जगह अलग अलग होती है। राष्ट्रपति को आवश्यक लगे तो वह ऐसे मामलों की संख्या तथा कामकाज के बोझ को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष के लिए एड हॉक के आधार पर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का कामकाज अंग्रेजी भाषा में होता है। कैसी भाषा में होता है? अंग्रेजी भाषा में होता है। लेकिन अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने राज्य की भाषा में जो उस राज्य में है, उच्च न्यायालय अपना कामकाज कर सकता है। ऐसा प्रस्ताव पारित करे तो राज्य के उच्च न्यायालय में उस राज्य की भाषा में कामकाज किया जा सकता है। उसकी मंजूरी आपको पहले से लेनी पड़े, तभी आप अपनी राज्य भाषा में कामकाज कर सकते हो। इसके बाद क्या है? योग्यताएं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के राज्यों में स्थित किसी भी निचली अदालत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। उसने कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो। राष्ट्रपति की दृष्टि से वह न्यायविद, संविधान का विशेषज्ञ अथवा कानूनीविद होना चाहिए। उसकी उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल अथवा इस संदर्भ में नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेना होता है और प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना होता है।
इसके बाद क्या है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, कि उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार क्षेत्र आते हैं। उच्च न्यायालय की सत्ता तथा कार्य क्षेत्र को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है मूलभूत अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के बदले में कोई व्यक्ति, सत्ता समूह या सरकार के विरुद्ध आदेश, हुक्म अथवा परामर्श, बंदी, प्रत्यक्षीकरण जैसे आज्ञा पत्रों को जारी करने की सत्ता प्राप्त होती है। कंपनी संबंधी विवाह, तलाक तथा भरण पोषण संबंधी विवाद पर निर्णय देने की सत्ता उच्च न्यायालय को ही प्राप्त होती है, वह अपना निर्णय सुना सकता है। न्यायालय का अपमान, जमीन महसूल तथा उसको वसूलने से संबंधित विवाद, जमीन संपादन और मुआवजा संबंधित दावों के मुकदमे की सुनवाई उच्च न्यायालय ही करता है। सभी दीवानी और फौजदारी मामलों में निचली अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध की गई रिट याचिकाओं, चुनाव को चुनौती देने वाली अर्जियों, कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं तथा प्रवेश परीक्षा की व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाली पिटीशन उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। दूसरा क्या है, विवाद संबंधी अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में राज्य में स्थित निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसे अपील क्षेत्राधिकार कहते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों या ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के विरुद्ध अपील को स्वीकार कर उस पर सुनवाई करता है। अगर कोई अपील करे तो उसे स्वीकार कर उस पर सुनवाई करता है। जिस जिले के फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जब आरोपी को उसके गुनाह के बदले 4 साल से अधिक की सजा सुनाई हो तो उस फैसले के विरुद्ध पक्षकार उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। सेशंस कोर्ट में किसी आरोपी को अपने अधीन फौजदारी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई हो, उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। ट्रिब्यूनलों के फैसलों से नाराज पक्षकार भी उच्च न्यायालय में अपील कर न्याय प्राप्त कर सकता है। उच्च न्यायालय किसी मामले में संविधान के अर्धघटन संबंधी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय करने की सत्ता रखता है। उसके पास ये सभी सत्ता प्राप्त होती है। इसके बाद है प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र। प्रत्येक उच्च न्यायालय को जिस राज्य या प्रदेश में उसका अधिकार होता है, उस प्रदेश को सभी न्यायालयों तथा न्याय आयोगों पर देखरेख करने की तथा कार्यवाही का नियमन करवाने की सत्ता प्राप्त है। उच्च न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर ऐसे न्यायालयों के पास से केस पेपर्स तथा अन्य आवश्यक कागजात मांगकर केस चलाने की सत्ता भी रखता है। केस से संबंधित कागज अपने पास लाकर उस पर केस चला सकता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों के व्यवहार और कानून का नियमन करने के लिए सामान्य नियमों का निर्माण कर सकता है। उच्च न्यायालय विविध प्रकार के फीस का मापदंड तथा नमूना निश्चित कर सकता है। विविध प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होने चाहिए, सभी के साथ समान होने चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय को उसका हिसाब किताब तथा उसका विवरण किस तरह करना है, उसके संबंध में उच्च न्यायालय मार्गदर्शन देता है। उच्च न्यायालय नजीरी अदालत का स्थान रखता है। उच्च न्यायालय स्वयं दिए गए फैसलों, निर्णयों को योग्य और व्यवस्थित स्वरूप में संग्रहित करके उसे प्रकाशित करने का कार्य भी करता है। ये फैसले या निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अंतिम गिने जाते हैं तथा भविष्य में अन्य मुकदमों में निर्णय लेने में मार्गदर्शक बनते हैं।
उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वकील किसी मुकदमे में पक्ष या विरुद्ध में दलीलों में इन फैसलों या निर्णयों को संदर्भ में रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे अदालतों को अपने तिरस्कार के बदले सजा देने की सत्ता प्राप्त होती है। गुजरात का उच्च न्यायालय सरखेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद क्या है? निचली न्यायालय राज्यों की उच्च न्यायालयों की देखरेख तथा नियमन अंतर्गत अधीनस्थ जिला और तालुका न्यायालय, फास्ट कोर्ट, पोटा न्यायालय, ट्रिब्यूनल तथा अनेक विशेष न्यायालय करते हैं। प्रत्येक राज्य को प्रशासनिक इकाई जिला में विभाजित किया गया है, जिसमें दीवानी, फौजदारी तथा महसूली न्यायालय का भी समावेश होता है। इसके बाद क्या है? जिला न्यायाधीश। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति अथवा उसकी जगह पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति उस राज्य के संबंध में अधिकार रखने वाले उच्च न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके उस राज्य का राज्यपाल करता है। योग्यताएं। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के न्याय विभाग में अधिकारी के रूप में सेवा का समावेश भी योग्यता के अंतर्गत किया गया है। जिला न्यायाधीश के सिवाय अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल अथवा उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करके संवैधानिक नियमों के अंतर्गत करता है। जिला न्यायालयों में दीवानी मुकदमों की सुनवाई जो न्यायाधीश करता है उसे जिला न्यायाधीश तथा फौजदारी मुकदमों की सुनवाई को मजिस्ट्रेट करता है, उसे सेशंस न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध की गई अर्जियों की सुनवाई भी करता है। प्रत्येक जिले के दीवानी न्यायालयों में 1 लाख रुपए तक के दावे सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सत्ता है। इन न्यायालयों का सिविल जज सरकार के विरुद्ध मुकदमों के अलावा विवाह, तलाक, भरण पोषण, जमीन संपादन, मुआवजा संबंधित दावों आदि मुकदमों को सुनने की भी सत्ता रखता है। इसके बाद है फौजदारी न्यायालय में सेशंस कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत तथा मामलतदार एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती हैं। इन न्यायालयों में 3 वर्ष तक की कैद से लेकर 10 वर्ष तक की कैद की सजा तथा रुपया 5,000 या उससे अधिक रकम का दंड भी दिया जा सकता है। हत्या के केस में मृत्युदंड, फांसी, आजीवन कारावास जैसे सजा देने की भी सत्ता उच्च न्यायालय को ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जिले में स्मॉल क्लास कोर्ट, फैमिली कोर्ट भी होती है। जमीन लगान के केसों के लिए राजवश अदालत तथा मजदूरों के विवाद के लिए मजदूर अदालत की रचना भी की गई है। इनके अलावा कुछ विशिष्ट न्यायालयों की रचना भी की गई है, जैसे वाहन अकस्मात में मुआवजा के लिए ट्रिब्यूनल, शिक्षक अध्यापकों की नौकरी के अधिकार और उनके हितों की सुरक्षा के लिए गुजरात शैक्षणिक संस्था सेवा ट्रिब्यूनल, ग्राहक सुरक्षा के लिए ग्राहक तकरार निवारण फोरम आदि भी न्यायालय की भूमिका निभाते हैं तथा पक्षकारों को हुए नुकसान के संदर्भ में उनका समाधान कर योग्य मुआवजा दिलवाते हैं। इसके उपरांत गुजरात राज्य के प्रत्येक जिलों में अनेक केसों के त्वरित समाधान तथा आवेदक को शीघ्र न्याय प्राप्त हो, इस उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। पोटा के केसों को चलाने के लिए गुजरात पोटा न्यायालय की रचना भी की गई है। इन सभी न्यायालय के न्यायिक कार्य का विकेंद्रीकरण करके एक सूत्रता के आधार पर स्वतंत्र और
निष्पक्ष रहते हुए तटस्थ तथा न्यायिक कार्य द्वारा जनता का ध्यान आकृष्ट किया गया है। जनता जागृत होकर आज उसका लाभ उठा रही है।